क्लास में। और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। इसे पूरा देखिए। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत ही सरलता से, बहुत ही संक्षेप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने रखूं, समझाऊं। और आज का टॉपिक है हमारा सहायक संधि। आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में और उसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के अंतर्गत में इस सहायक संधि का बहुत अधिक महत्व है। सहायक संधि से बहुत सारे सवाल आते हैं कि सहायक संधि किसने शुरू की, या सहायक संधि क्या था, या सहायक संधि के क्या हानि हुए, या सहायक संधि किस प्रकार ब्रिटिश राज को एक आधार देने में, उसे मजबूती प्रदान करने में सहायक हुई, विश्लेषण करें, उसको विस्तार से बताएं। तो इन सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको बहुत ही रोचक ढंग से दूंगी, आप ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले सहायक संधि की बात करें। सब्सिडरी अलायंस यह वेलेस्ली ने शुरू की थी। वेलेस्ली कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में एक गवर्नर जनरल, जो यहां पर भारत में कंपनी शासन को मजबूत करने की इच्छा रखते थे। इनका पूरा नाम आर्थर वेलेस्ली के नाम से नाम है इनका, आर्थर वेलेस्ली। और इन्होंने, कहा जाता है कि सहायक संधि की शुरुआत की, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर कहा जाए तो यूरोपियंस जब भारत आने लगे, तो जैसा कि हमने पढ़ा कि फ्रांसीसी भी भारत आए थे, और फ्रांसीसी के जो गवर्नर जनरल थे डुप्ले, उन्होंने, अगर कहा जाए तो सबसे पहले इस तरह की संधि की कि भाई मैं तुम्हें सहायता दूंगा, तुम पर अगर कोई आक्रमण करेगा, तुम पे अगर कोई आंख दिखाएगा, तुम पे अगर कोई मुश्किल आएगी, तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, बदले में तुम मुझे कुछ देना। तो ये जो नीति थी, यह वेलेस्ली के द्वारा शुरू नहीं हुई थी भारत में। कहा जाए तो फ्रांसीसी गवर्नर जनरल ने इसे शुरू कर दिया था, और उसके बाद बहुत सारे अंग्रेज गवर्नर आए, उन्होंने भी इसे अपने स्तर पे लागू किए रखा। लॉर्ड हेस्टिंग्स आए, उन्होंने भी इस नीति का पालन किया। क्यों? क्योंकि इससे कंपनी को लाभ था। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि जब वेलेस्ली आए, कॉर्नवालिस, बहुत सारे गवर्नर जनरल आए गए, कॉर्नवालिस गए, उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली एक महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल इस तरह से हुए कि उन्होंने सहायक संधि को एक नया रूप दिया। सहायक संधि क्या था? किसी भी भारतीय राज्य, भारतीय नरेशों से एक संधि कर लेना कि भाई देखो, अगर तुम्हें किसी तरह की, तुम पर मुश्किल आती है, बाहर से आक्रमण होता है, अंदर में किसी तरह का विद्रोह होता है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए तुम क्या करो? कुछ भी नहीं करो, हम करेंगे तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए सेना रखेंगे, बस खर्च तुम देना, सेना हमारी रहेगी, खर्च तुम्हारा रहेगा, उसका देखो, तुमको कोई टेंशन नहीं है। तो बहुत ही तरीके से, बिना लड़ाई किए, बिना झगड़ा किए, बिना युद्ध किए, बिना डांटे फटकारे, बहुत ही प्रेम से लॉर्ड वेलेस्ली ने इस नीति को लागू कर दिया। और पूरे भारत में बहुत सारे, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत सारे राज्य थे। हैदराबाद में निजाम है, मैसूर में राजा है, अवध में ये है, क्या कहते हैं, नवाब है। बहुत सारी जगह राजा और नवाब भरे पड़े थे उस समय। इन सबों को अपने अंदर लाने का यह एक बहुत बढ़िया तरीका था कि इनसे सहायक संधि कर ली जाए और धीरे धीरे इनके राज्य में
घुसपैठ कर लिया जाए, वहां के जो राजा हैं एक प्रकार से उनको अपनी मुट्ठी में ले लिया जाए। तो यह एक बहुत ही गहरी सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत भारतीय राज्यों को, भारतीय नरेशों को गवर्नर जनरल ने ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन ला करके रख दिया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सहायक संधि जो थी एक मकड़े का जाल था, जो जिस तरह मकड़े का जाल मकड़ा बना देता है, उसमें कोई भी कीड़ा आके फंसता है, वो जितना भी उससे निकलना चाहे वो निकल नहीं पाता है, वो उसमें फंसता ही जाता है। और वो मकड़ी जो है जब चाहती है, जिधर से चाहती है उसको पकड़ के खा जाती है। बस ये सहायक संधि इसी प्रकार का एक जाल था। किसके लिए? भारतीय राजाओं के लिए, भारतीय रियासतों के लिए। तो सहायक संधि भी राजाओं से की गई 2-4 तरह से, धीरे धीरे तरीके से। कभी किसी राजा के पास गया, भारत के राजा के पास, कि भाई तुम्हें हम सैनिक सहायता देंगे, अगर तुम्हें आवश्यकता होगी तो तुम उसके बदले में हमें साल में इतना खर्च देना सेना के लिए। एक तरीका था कि मैं तुम्हें सेना, अपनी जो सेना है, एक स्थायी सेना, मैं तुम्हारे राज्य की सुरक्षा के लिए दूंगा, जो तुम्हारे राज्य की सीमा पर रहेगी। और एक संधि इस प्रकार की गई कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए, भारतीय नरेश की सुरक्षा के लिए, भारतीय राजाओं की सुरक्षा के लिए, नवाब की सुरक्षा के लिए राज्य के अंदर ब्रिटिश सेना रहेगी। और ये बात आप जान लें कि ब्रिटिश सेना में ऐसा नहीं कि सारे लोग ब्रिटिश थे, भारत के लोग ही उस ब्रिटिश सेना में भर्ती थे। ये अलग बात है कि अधिकारी जितने थे वो अधिकांश अंग्रेज ही होते थे। तो इस तरह भारतीयों को जमा करके ही सेना बनाया गया, लेकिन वो सेना किसकी थी? अंग्रेजों की थी, और वो अंग्रेजों के अनुसार काम करती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि हम राजाओं को किसी ना किसी तरह से अपनी चपेट में वेलेस्ली ने लेने का प्रयास किया। अब कहा जाए कि इसके लिए क्या किया? कुछ शर्तें बनाई गई, कुछ नियम बनाए गए सभी राजाओं के लिए, जिसके साथ संधि की गई कि देखो भाई, तुम्हारे से हम संधि कर रहे हैं, तुम्हारी हम रक्षा करेंगे, हम तुमको डरने की कोई बात नहीं है, हम हमेशा स्थायी सेना रखें, मजबूत सेना रखें, प्रशिक्षित सेना रखें, तुम्हारे राज्य में किसी तरह का बाहरी आक्रमण हो या भीतरी विद्रोह हो, वो हम सारा कुछ देख लेंगे। इसके लिए कुछ शर्तों में दोनों का सिग्नेचर होता था। तो क्या क्या, कौन कौन सी शर्तें थी? तो सबसे पहले अंग्रेजों ने कहा कि एक अंग्रेजी रेजिडेंट, हमारे एक अंग्रेज अधिकारी टाइप के चीज दरबार में रहेंगे आपके। ये अलग बात है कि आपकी राजनीति में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन मेरे एक आदमी यहां रहेंगे। दूसरी बात कि हमारे यहां जब आपने हमसे संधि की है तो आपको अंग्रेजों को महत्व देना होगा। ये नहीं कि आप फ्रांसीसियों को महत्व दे दें, आप डच को महत्व दे दें, या किसी और भी यूरोपीय देश के लोगों को वहां पे महत्व दें, उन्हें नौकरी दे दें। बिल्कुल नहीं, ये नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के प्रति ही वफादार रहना है। साथ ही साथ क्या कहा गया? भारतीय नरेश जो भी जिनसे संधि कर रहे हैं अंग्रेज, उनसे कहा जा रहा है आप किसी भी मामले में, विदेश नीति, किसी से आपको दोस्ती करना है कि किसी से आपको युद्ध करना है, उसके लिए आप स्वतंत्र नहीं है। आप उस मामले में हमसे बैठ के बात कीजिएगा, उसके बाद ही आप अपनी नीति को तय कीजिएगा। यानी कि विदेश नीति अंग्रेजों के अनुकूल होनी चाहिए जिनसे उन्होंने संधि की है। भारतीय नरेशों का रक्षक बना हो कि हम आपके रक्षक हैं और आप एकदम से निश्चिंत रहिए, आप आराम से खाइए, पीजिए, सोइए, हम देख लेंगे। यह कह करके एक प्रकार से उसने अप्रत्यक्ष रूप से वहां की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया, और साथ ही साथ यह भी कहा
कि ऐसी बात नहीं है कि हम आपकी राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे, हम आपकी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई इंटरफेयर नहीं होगी हमारी, ये शर्तों में लिखा गया। लेकिन ये जो शर्त बनी थी उसमें यह चीज छुपा हुआ था कि ये वहां की राजनीति में टांग अड़ाएंगे। इस तरह से सहायक संधि की मुख्य शर्तें बनी और विभिन्न राजाओं के साथ अंग्रेजों ने संधि कर ली। अब इससे कंपनी को क्या लाभ मिला? वेलेस्ली ने भारतीय राजाओं के साथ ये जो संधि की, उससे सवाल उठता है कि इससे अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि फ्रांसीसियों का प्रभाव जो था कम हो गया। जो कहा गया कि अंग्रेजों का महत्व को समझो, अंग्रेजों को नौकरी पर रखो, अंग्रेजों से तुम किसी भी तरह का रिश्ता रखो, किसी भी तरह का परामर्श हो, किसी भी तरह का कोई भी बात हो, अंग्रेजों के साथ ही हो, ना कि अन्य यूरोपीय जातियों के साथ हो। तो फ्रांसीसी जो उनके कट्टर दुश्मन थे, उनके कट्टर प्रतिद्वंदी थे, वो ऑटोमेटिक किनारे हो गए, उनका महत्व कम हो गया। जितने भी भारतीय नरेश थे जिनसे वेलेस्ली ने सहायक संधि की थी, वो सभी इन यूरोपीय जातियों को किनारे कर दिए। नहीं भैया, तुम तो जाओ, तुमसे हम संपर्क नहीं रख सकते, तुमसे हम किसी तरह का संबंध नहीं रख सकते। तो हम जानते हैं कि फ्रांसीसी ही, अंग्रेज और फ्रांसीसी दो जो थे भारत में अपनी वर्चस्व की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। अब फ्रांसीसियों का महत्व कम हो गया। भारतीय नरेशों में क्या हुआ कि अलगाव की स्थिति हो गई। एक जमाना था जब एक भारतीय राज्य के राजा दूसरे भारतीय राज्य के राजा से बहुत तरह का संबंध होता था, वैवाहिक संबंध होता था, अन्य संबंध होता था। अब युद्ध भी होता था, मित्रता भी होती थी। तो इस तरह के सारे संबंधों पर ग्रहण लग गया। क्यों? क्योंकि ये सारे काम अब अंग्रेजों की अनुमति से करने होते थे। अंग्रेजों से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही किसी दूसरे राजा से किसी भी तरह के संबंध स्थापित किए जा सकते थे, जो बहुत ही मुश्किल था। इसके कारण क्या हुआ कि सारे राजा, भारत के राजा ही, चाहे वो नवाब हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो जो भी राजा महाराजा हो, आपस में अलग होने लगे। सिंधिया, भोसले जितने भी थे परिवार, ये भी आपस में अलग अलग होने लगे। इस तरह से जाल बिछाया वेलेस्ली ने। अंग्रेजों के प्रभाव में वृद्धि हुई, स्वाभाविक सी बात है। जिस शर्त पे हस्ताक्षर हुए कि अंग्रेजों को महत्व दो, तो अंग्रेजों का महत्व बढ़ गया। सेना का व्यय भारतीय महाराजाओं पे पड़ गया, क्योंकि जो भी सेना रखने के नाम पर साल भर में 24 लाख रुपए आपको देने होंगे, साल भर में 64 लाख रुपए आपको देने होंगे महाराज जी, आपकी सुरक्षा के लिए जो हमने स्थायी सेना की व्यवस्था की है उसके लिए इतना खर्च होगा। कभी कभी जो आपके राज्य की उपजाऊ भूमि है, जो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को वो अपने अधीन कर लेते थे कि ये आपकी सुरक्षा के लिए जो सेना है उस पे खर्च होगा। और इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों को, इन भारतीय राज्य के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। कंपनी के प्रभाव में वृद्धि हो गई। सामान्य सी बात है, जब कंपनी इतने बड़ी बड़ी शर्तों को मनवा लिया तो उसके प्रभाव में तो वृद्धि होगी। उसके प्रभाव में वृद्धि होने के साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि भारतीय राजाओं के प्रभाव में कमी हो गई। वो आप कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते थे। भारतीयों की महत्वाकांक्षा पे लगाम लग गया। पहले राज्य को बड़ा करना है, बगल वाले राज्य पर आक्रमण कर दिए, या बगल वाले राज्य में अव्यवस्था है, वहां गृह युद्ध हो रहा है, तो उससे बचने के लिए, उसका फायदा उठाने के लिए उस पर चढ़ाई कर दी। तो ऐसी जो महत्वाकांक्षाएं थी नरेशों की, वह समाप्त हो गई, क्योंकि अब सब कुछ अंग्रेज अधिकारी या संधि के अनुसार जो नियम है उसके अनुसार तय होते थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंपनी को बहुत लाभ हुआ। भविष्य में कंपनी को अपनी
जमीन को मजबूत करने का एक बहुत बड़ा मौका सहायक संधि के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली ने दे दिया। अब सवाल उठता है कि इससे हानि क्या हुई भाई, इससे क्या हानि हुई? ये महत्वपूर्ण है, इतनी तो सिर्फ लाभ ही लाभ दिख रहा है अंग्रेजों को, तो लाभ हुआ तो हानि भी कुछ हुई क्या, किसी को हुई क्या? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत के जो राजा थे, भारतीय रियासत के राजा, भारतीय नवाब जो भी थे, इनको क्या हानि हुई। तो सबसे पहले कि इन्हें आर्थिक हानि हुई, इनके धन जो है वह निकलने लगे। सेना के खर्च के नाम पे मोटी रकम अंग्रेजों को दिया जा रहा था, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। राज्य की आर्थिक स्थिति जब खराब होने लगी तो राज्य में उपद्रव होने लगा, बहुत ही अस्त व्यस्त व्यवस्था हो गई। स्वाभाविक है, जब धन नहीं रहेगा तो हर जगह अव्यवस्था आना जरूरी है, स्वाभाविक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि धन की हानि होने से राज्यों में अराजकता आ गई, अस्त व्यस्त व्यवस्था हो गई। तो यह एक बहुत बड़ी हानि थी भारतीय राज्यों के लिए। रेजिडेंट का प्रभाव, शर्त की थी कि अंग्रेज रेजिडेंट एक रहेगा, वो सिर्फ क्या करेगा, विदेशी मामलों के बारे में आपसे बात करेगा। लेकिन ये रेजिडेंट जो है वह सिर्फ बाहरी मामलों में नहीं, राजमहल के राजनीति में, राज्य की राजनीति में वो भाग लेने लगा और हर मामले को वह उलझा करके रख देना चाहता था, क्योंकि इससे उसको फायदा था। किसी भी तरह का अराजकता हो, किसी भी तरह की अव्यवस्था हो तो सेना संभालेगी और फायदा किसको होगा, अंग्रेजों को होगा। तो इस तरह रेजिडेंट का जो प्रभाव था, यह प्रभाव नहीं दुष्प्रभाव था भारतीय राज्यों के लिए, भारतीय नरेशों के लिए। राष्ट्रीय भावना और आत्मविश्वास की कमी हो गई। एक जमाना था कि भाई हम अवध के नवाब हैं, अवध बहुत बड़ा राज्य है, हम वहां के बहुत अच्छे नवाब हैं, हमारे पूर्वज ऐसे थे, हम अपने राज्य को इतना बढ़ाएंगे। ये जो महत्वाकांक्षा की भावना थी, मैं हैदराबाद का निजाम हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मुझे हैदराबाद को और बढ़ाना है, तो ये जो महत्वाकांक्षा थी उसे सब दबा दिया गया। अब तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हो। तुम ना तो अपने राज्य को बड़ा कर सकते हो, ना अपने राज्य को मनमानी अच्छा अपने लिए तुम कुछ कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस तरह हम क्या देखते हैं कि उन राजाओं के आत्मविश्वास में भी कमी आ गई। उन्हें लगता था भाई तो कुछ करने से पहले तो हमें अंग्रेजी अधिकारी जो है उनसे पूछना पड़ेगा, या मैंने तो इन शर्तों पे हस्ताक्षर किया है तो हमें तो इसे मानना पड़ेगा। तो भारतीय नरेशों में आत्मविश्वास की कमी हो गई, राष्ट्रीय भावना की कमी हो गई, जो बहुत लाभकारी थी किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। भारतीय राज्यों में भ्रष्टाचार होने लगा। एक जमाना था जब राजा अगर सही नहीं है तो आपस में आंतरिक विद्रोह होता था, भाई भतीजा लोग विद्रोह करता था, नहीं इसको हटाओ हम बनेंगे, या जनता विद्रोह करती थी, या बाहर से आक्रमण होता था। अब ऐसे कोई बात नहीं थी, अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। अगर भ्रष्टाचार है राज्य में तो जनता भी कुछ नहीं कर सकती, उसके पास कुछ अधिकार नहीं है, वो चुपचाप से भ्रष्टाचार को सह सकती है। और यही होने लगा, भारतीय राज्य जो है वो भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया, क्योंकि एक तो धन की कमी हो गई थी, ऊपर से राजा या नरेश या नवाब जो भी थे उनके हाथों में इतनी कम शक्ति थी कि वो बस अपने को ही देखने में व्यस्त थे, वो जनता के लिए नहीं रह गए थे। जनता का नैतिक पतन, जैसा कि मैंने बताया कि जनता भी अब वो जागरूकता उनमें उसमें नहीं रह गई थी राज्य के प्रति, राजा के प्रति। अब वो भी मुंह बाए रहते थे किधर, अंग्रेजों की तरफ। तो इस तरह से हम देखें बहुत बड़ी हानि हुई भारत के संदर्भ में, भारतीय नरेशों के संदर्भ में, और दूसरी तरफ अंग्रेज व कंपनी शासन वह मजबूत होता गया।
करते हैं कि सहायक संधि ने इस तरह का प्रभाव डाला। सबसे पहले अगर पूछा जाए, सवाल आए कि सहायक संधि सबसे पहले किसके साथ हुई, तो सबसे पहले हैदराबाद के निजाम के साथ 1798 ईस्वी में हैदराबाद के साथ सहायक संधि हुई और इसके तहत फ्रांसीसियों को कहा बाहर निकालो, तुम फ्रांसीसियों को जो संरक्षण दिए हो, फ्रांसीसी जो तुम्हें संरक्षण दे रहे हैं, ये सब खत्म करो, फ्रांसीसी को एकदम यहाँ से निकालो और अब हम तुम्हें संरक्षण देंगे। और इस तरह से हैदराबाद का निजाम सबसे पहले सहायक संधि का शिकार हुआ। उसके बाद अवध के नवाब सआद अली थे। उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने बात मानने से इनकार किया कि नहीं मुझे कोई सहायक संधि नहीं माननी है। वेलेस्ली के पहले ही बहुत बड़ी सेना का खर्च अवध का नवाब उठा रहा था, लेकिन बाद में अफगानिस्तान से, पंजाब से उसे कुछ खतरा था कि मेरे पर आक्रमण हो सकता है और ऐसी स्थिति में वह थोड़ा डरा हुआ था और इस बात पर उसने कहा जाए तो झक मारकर सहायक संधि वेलेस्ली के साथ कर ली और यह उसने 10 नवंबर 1801 में की और अवध का बड़ा राज्य वह अंग्रेजी कंपनी के अधीन आ गया। उसके बाद मैसूर के राजा, हमने देखा कि किस तरह अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान, हैदर अली, टीपू सुल्तान का युद्ध हुआ, मैसूर का 4 युद्ध हुआ। टीपू सुल्तान हारने को तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी अंततः जब चौथे युद्ध में उसकी हार हो गई, वहां पर अड़यार वंश का राजा बना दिया गया कृष्णराव को कि भाई तुम यहाँ का सच्चा ये हो, उत्तराधिकारी हो। और मैसूर का बहुत सारा राज्य अंग्रेज कुछ अपने पास रख लिया, कुछ निजाम को दे दिया और छोटा सा मैसूर का राज अड़यार वंश के राजा को दे दिया। अब राजा भी तो खुश हो गया, भैया हम तो इधर उधर भटक रहे थे, हमको पुनः गद्दी पे बैठा गया, अब तुम जो कहोगे वो मैं मानूंगा। और फिर इससे उसने सहायक संधि कर ली कि भाई तुम्हारे लिए राज्य में सेना रख देते हैं, तुम उसका खर्च देना, तुम्हारी हम सुरक्षा करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। इन सब बात को लेकर के 1799 ईस्वी में मैसूर का राजा भी सहायक संधि का शिकार हो गया। फिर पेशवा से संधि। पेशवा के यहाँ भी हम देखते हैं माधवराज सिंधिया के बाद पेशवा का जो क्षेत्र था बहुत अस्त व्यस्त हो गया था। यहाँ पर भी इसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने, वेलेस्ली ने, और दिसंबर 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुई और इसके अंतर्गत सहायक संधि के अंतर्गत पेशवा से संधि हो गई और उसे फिर से नहीं, उसे अंग्रेजों की अधीनता एक प्रकार से स्वीकार कर लेनी पड़ी सहायक संधि के रूप में। भोसले से संधि हुई, सिंधिया से संधि हुई, अलग अलग से सबसे इन्होंने बिना युद्ध किए संधि कर लिया और बहुत ही तरीके से सबको अपने में मिला लिया। कहा जाए, ऑर्थर वेलेस्ली ने कहा था जब वो जा रहा था तो उसने कहा कि पूरा भारत सहायक छाता के अंदर आ गया है। और इस तरह से उसने बहुत ही बढ़िया कूटनीति के तहत, बढ़िया नीति के तहत ऐसी ऐसी शर्तों को बनाकर उसने कंपनी शासन को मजबूत कर दिया और इस तरह भविष्य में जो ब्रिटिश राज था वो बना और जो कंपनी शासन इस तरह उसमें अपना सहयोग किया। लेकिन इसके साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि भारतीय नरेशों में या भारतीय जनता में इसके प्रति विरोध की भावना भी जन्म लेने लगी कि अंग्रेज इस तरह से शोषण करके, इस तरह से अलग अलग तरीके से, गलत तरीके से भारत पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह सहायक संधि भारत के आधुनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।